गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 यूएनओ आज हम करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और उसके अंगों के बारे में, ऑरिजन्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप यूनिट 1 में कर चुके हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 2 में आपने किया लीग ऑफ नेशंस, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड कॉजेज ऑफ फेलियर। और अब हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही समाप्त नहीं हुई। ये किसने कहा? गुडस्पीड ने। गुडस्पीड ने ये कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके माध्यम से जो हम शांति की स्थापना के लिए कार्य करते हैं या सुरक्षा की खोज करते हैं, वो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते हुए समाप्त नहीं हुई थी। तात्पर्य ये है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद हमने राष्ट्र संघ की उत्पत्ति की थी, राष्ट्र संघ को बनाया था। तो अगर राष्ट्र संघ असफल हो गया और द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया, इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं था कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना के मुद्दे को छोड़ दिया, या हमने ये सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना नहीं की जाएगी। गलत। बल्कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर विश्वास कायम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अस्तित्व की तैयारी शुरू कर दी कि हम इस युद्ध को रोकें और आगे कोई भी युद्ध ना हो, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शांति रहे और विश्व कल्याण हो सके, उसकी सुरक्षा की जा सके। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करें, और इसी दिशा में कदम बढ़ाया हमने यूएनओ की तरफ, संयुक्त राष्ट्र की तरफ। बड़े बड़े युद्धों के पश्चात एक नई विश्व व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हमेशा से ही की जाती रही है, और जब युद्ध की तबाही से मानव की आत्मा पूर्ण रूप से झुलस जाती है तो वो हमेशा से ही शांति का कामना करने लगता है, और एक ऐसी संस्था की स्थापना का विचार उदित होने लगता है जो मानव को युद्धों से छुटकारा दिलाए, शांति स्थापित करे, संघर्ष के स्थान पर राष्ट्रों के आपसी विवादों और विरोधों का शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था कर सके। और शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना की दिशा में कदम बढ़ाएं। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, वो इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने, आक्रामक कार्रवाइयों के विरुद्ध सदस्य राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने, युद्ध रोकने और विश्व शांति कायम रखने की विस्तृत व्यवस्था की गई थी। उस समय के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, अमेरिका के, उन्होंने इसके विधान को शांति का विधान और शांति की गारंटी माना था। परंतु राष्ट्रसंघ अपनी दुर्बलताओं और कई महाशक्तियों के असहयोग के कारण अपने उद्देश्य में असफल हुआ। तो सन 1939 में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया, और जिससे अधिक भयंकर और विनाशकारी युद्ध मानव इतिहास में पहले कभी नहीं लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या हुआ? युद्ध के आरंभ होते ही एक अधिक प्रभावशाली तथा शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा, और विश्व के अनेक नेताओं के द्वारा इस दिशा में प्रयत्न किए जाने लगे। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हम प्रयत्नों की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रयत्न किए गए कि जिससे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आ सके। सबसे पहले नंबर पर आती है लंदन घोषणा। लंदन घोषणा, लंदन डिक्लेरेशन। 12 जून 1941 को मित्र राष्ट्रों यानी अलाइड पावर्स जो थी, इनमें कौन कौन शामिल है? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया आदि के प्रतिनिधि लंदन में इकट्ठे हुए और उन्होंने घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा के अनुसार वे पृथक शांति स्थापित करने के प्रयत्न नहीं करेंगे, बल्कि शांति स्थापित करने का एकमात्र मूल आधार विश्व के सभी स्वतंत्र राज्यों का ऐच्छिक सहयोग होगा, ताकि युद्ध और आक्रमण का भय समाप्त हो जाए।
दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक चार्टर 1941। 14 अगस्त 1941 को अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर मिले थे और दोनों ने आपसी विचार विमर्श के पश्चात अटलांटिक घोषणा के द्वारा विश्व शांति की स्थापना करने के लिए कुछ सिद्धांतों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम साम्राज्य विस्तार या किसी नए प्रदेश पर अधिकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जनमत द्वारा ही प्रत्येक राष्ट्र का संचालन हो। जब राष्ट्रों में पारस्परिक आर्थिक सहयोग हो और युद्ध के उपरांत राज्य पुनर्स्थापित हो और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो और प्रत्येक राष्ट्र युद्ध सामग्री में कमी करे और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करे। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि ये जो उद्देश्य रखे गए थे ये विश्व शांति और सुरक्षा के लिए रखे गए और अटलांटिक चार्टर में इस प्रकार की घोषणा की गई, इन सिद्धांतों की घोषणा की गई। और ये सिद्धांत क्या क्या थे आप दोबारा से इसको देख लें। मैं इनको शॉर्ट रूप में कर देती हूँ, जैसे हम पॉइंट वाइज करते हैं वैसे। कि सबसे पहला आता है आपका उद्देश्य कि साम्राज्य जो है, साम्राज्य विस्तारवादी जो नीति होती है या जो एक देश की महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, तो इस प्रकार का किसी भी देश के अंदर ये महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो राष्ट्रों का शासन है वो जनमत के द्वारा संचालित यानी लोकतंत्र होना चाहिए और सभी राष्ट्रों में पारस्परिक आर्थिक सहयोग होना चाहिए। युद्ध के उपरांत राज्य पुनर्स्थापित भी हो और पूर्ण स्वतंत्र भी हो और प्रत्येक राष्ट्र क्या करे, युद्ध सामग्री में कमी करे और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करे। बाद में सोवियत संघ ने भी इस चार्टर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस अटलांटिक चार्टर को ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में प्रथम कदम यानी पहला कदम माना जाता है। फर्स्ट स्टेप इन द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तीसरे नंबर पर आती है संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1942। 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के साथ विश्व युद्ध में शामिल हो गया और रूस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके दूसरी ओर जो धुरी राष्ट्र थे, एक्सिस पावर जो थी, उनका साथ देने के लिए जापान भी युद्ध में कूद पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया। अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के प्रयत्न भी इस दिशा में तेज हो गए। 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने मिलकर वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा में अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया और यह प्रतिज्ञा की गई कि घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाली सरकारें कभी भी धुरी राष्ट्रों के साथ संधि नहीं करेंगी और उनके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा देंगी। तो इस प्रकार से आप ये देखते हो कि 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने वाशिंगटन में मिलकर यूएनओ की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। अर्थात इसकी उत्पत्ति में एक दूसरा कदम हमारे सामने आ गया। पहला कदम क्या था? अटलांटिक चार्टर 1941, जिसमें इसके सिद्धांतों को स्वीकार किया, सिद्धांतों की डिक्लेरेशन की गई थी कि सभी देश इस प्रकार के सिद्धांतों का पालन करें और 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कर दी गई। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर मास्को घोषणा 1943। 30 अक्टूबर 1943 को मास्को में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर जोर दिया। मास्को घोषणा में यह भी कहा गया कि इस प्रकार के संगठन में शांति प्रिय सभी छोटे बड़े देश शामिल होंगे और यह संगठन सभी शांति प्रिय राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित होगा। वे विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। युद्ध के पश्चात शस्त्रों के नियमन के लिए समझौता करने के लिए आपस में तथा राष्ट्रों के साथ वार्ता तथा सहयोग करेंगे। मास्को घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और मास्को सम्मेलन में भाग लेने वाले रूस के प्रतिनिधि जो एसबी क्राइलोव थे, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि मास्को संयुक्त राष्ट्र का जन्म स्थान बन गया क्योंकि सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की घोषणा कर मास्को में ही हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे तेहरान सम्मेलन 1943 की। 1943 में ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन हुआ जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट,
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने भाग लिया। यह सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 तक चला और 1 दिसंबर 1943 को तेहरान घोषणा की गई। और इसी सम्मेलन में प्रस्तावित संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम देने का भी निर्णय लिया गया और विश्व संगठन के गठन, कार्यों और सिद्धांतों आदि पर पूर्ण रूप से विचार किया गया। यह सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण बन गया? क्योंकि एक तो इसमें 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक चला ये। इसके अलावा इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके जो हमारा एक नया विश्व संगठन अस्तित्व में आ रहा था उसके गठन के बारे में, उसके कार्यों के बारे में और सिद्धांतों के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया गया और इस प्रकार से एक नाम भी देने का निर्णय लिया गया था कि इसका नाम क्या रखा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। लंबे विचार विमर्श के पश्चात कई बातों के संबंध में सहमति प्रकट की गई और उनमें डम्बर्टन ओक्स सुझाव का नाम दिया गया। यानी ये जो सुझाव थे इनको क्या नाम दिया गया? डम्बर्टन ओक्स सुझाव। डम्बर्टन ओक्स सुझावों में कुल 12 अध्याय थे और अलग अलग अध्यायों में अलग अलग अंगों के बारे में, उद्देश्यों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि अगर हम शॉर्ट रूप में देखें कि जिसमें पहले ही अध्याय में संगठन के उद्देश्य है, दूसरे में सिद्धांत, तीसरे में सदस्यता, चौथे में मुख्य अंग, 5वें में महासभा, 6ठे में सुरक्षा परिषद, 7वें में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 8वें के प्रथम भाग में विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के बारे में और दूसरे भाग में आक्रमण का सामना करने के बारे में और तीसरे भाग में क्षेत्रीय संगठनों का उल्लेख किया गया। 9वें अध्याय में आर्थिक और सामाजिक परिषद के संगठन शक्तियों का वर्णन था। 10वां अध्याय सचिवालयों से संबंधित था। 11वें अध्याय में संशोधन की विधि का उल्लेख था और 12वें अध्याय में संकटकालीन व्यवस्था के बारे में बताया गया था, ट्रांजिशन पीरियड के बारे में। सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में मतदान के बारे में कोई निश्चय नहीं किया जा सका, अतः इसे आगे के लिए टाल दिया गया और इस प्रकार सोवियत संघ अपने समस्त गणराज्यों को इस संगठन की प्राथमिक सदस्यता दिलाने के पक्ष में था, परंतु अन्य देश इससे सहमत नहीं हुए। सोवियत रूस के विरोध के कारण इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, परंतु इन मतभेदों के बावजूद भी इन सुझावों को काफी हद तक संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शामिल कर लिया गया। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय की जो आगे आप सिक्योरिटी काउंसिल में भी पढ़ेंगे, वीटो पावर, निषेधाधिकार। जहां तक निषेधाधिकार का प्रश्न था उसके ऊपर भी राष्ट्रों के मध्य विवाद का एक मुख्य प्रश्न था, परंतु चर्चिल ने लिखा है कि सोवियत संघ किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था जहां छोटे छोटे राज्य अपने बहुमत के बल पर बड़े राष्ट्रों की अवहेलना कर दें। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर पर याल्टा सम्मेलन 1945 की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित अगला सम्मेलन रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में हुआ। इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन तथा चर्चिल ने भाग लिया और यह सम्मेलन 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945 तक चला। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में मतदान पद्धति और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में एक विशेष फार्मूला स्वीकृत किया गया जो याल्टा मतदान फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। इस फार्मूले के अनुसार सुरक्षा परिषद में कार्यविधि संबंधी विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर निर्णय लेने के लिए स्थायी सदस्यों के मतों के साथ 9 सदस्य देशों में मत उनके पक्ष में होने चाहिए। यानी कार्य संबंधी विषयों पे ये पक्ष में किन्हीं 7 सदस्यों के मतों से निर्णय हो सकता था। इस प्रकार कार्रवाई संबंधी विषयों को छोड़कर सभी विषयों पर निर्णय लेने में 5 बड़ी शक्तियों की सहमति अनिवार्य थी और सुरक्षा परिषद में जो विशेषाधिकार की व्यवस्था इसी समझौते का परिणाम है। वर्तमान चार्टर के जो 29 अनुच्छेद में इस व्यवस्था को ज्यों का त्यों रख लिया गया। इसके अलावा डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन में सोवियत संघीय गणराज्यों की सदस्यता के प्रश्न पर जो कोई निर्णय नहीं हो सका था, याल्टा सम्मेलन में इस विषय पर भी विचार हुआ और यह तय किया गया कि अमेरिका तथा इंग्लैंड, यूक्रेन और बायरलो रूस को संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक सदस्यता दिलाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा एक निर्णय और लिया गया और वो था अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित करने के लिए 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया जाए। इस प्रकार याल्टा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें उन बातों का निर्णय संभव हो सका जिस पर डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन में निर्णय नहीं हो सका था। अब हम लास्ट में बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन
1945 की। याल्टा सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के साथ फ्रांसिस्को शहर में राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को तैयार करना और संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण रूप से स्थापित करना था। यानी अब हम उस एंडिंग पॉइंट पर आ गए थे जब संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व स्थापित किया जाना था, उसका ओरिजिन होना था, उसका उद्भव होना था। इस सम्मेलन में 51 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 25 अप्रैल 1945 को सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा कि विश्व इतिहास में इतना महत्वपूर्ण सम्मेलन कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य यह नहीं है कि वह पुराने ठर्रे की संधि करें। हमारा यह कार्य नहीं है कि हम प्रदेशों, सीमाओं, नागरिकता और क्षतिपूर्ति से संबंधित विषयों पर निर्णय लें। यह सम्मेलन अपनी पूरी शक्ति को शांति को सुरक्षित रखने वाले संगठन के निर्माण में लगाएगा। आपको इसका मौलिक चार्टर बनाना है। हम युद्ध में अकेले नहीं थे, अतः शांति में भी अकेले नहीं रह सकते। यदि हम युद्ध में एक साथ नहीं मरना चाहते तो हमें शांति काल में मिलकर रहना सीखना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने लगभग 2 महीने तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर विचार विमर्श किया और 25 जून 1945 को इसके चार्टर को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। चार्टर के अनुच्छेद 110 में यह कहा गया है कि यह चार्टर उस समय लागू माना जाएगा जब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, प्रशा, अमेरिका तथा शेष संसार के अधिकांश राज्यों यानी मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। यह शर्त 24 अक्टूबर 1945 तक पूरी हो गई और उसी दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हो गया। अतः यह दिन 24 अक्टूबर 1945 का विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएनओ डे के नाम से प्रसिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र का पहला अधिवेशन 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में हुआ। यह अधिवेशन 15 फरवरी तक चला और इसमें संघ के अनेक पदाधिकारियों को चुना गया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ तो औपचारिक रूप से राष्ट्र संघ अभी मौजूद था। 8 अप्रैल 1946 को राष्ट्र संघ की सभा ने अपने अंतिम अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर स्वयं अपनी समाप्ति की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आपका 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। 8 अप्रैल 1946 को राष्ट्र संघ ने अपने आप को समाप्त की घोषणा कर दी कि वो समाप्त हो गया है और अब आपके पास एक नया अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठन था जो शांति के लिए कार्य करना चाहता था, शांति की स्थापित करना चाहता था और विश्व युद्धों को रोकना चाहता था कि फिर से कोई ऐसा युद्ध ना हो कि जिसमें मानव जाति को अपार क्षति पहुंचे। धन्यवाद।